कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से पालते हैं और आज के टाइम में बच्चों के अंदर कई सारी समस्याएं कभी जन्मजात सुनने में या बोलने में होती है। ये कितने प्रकार की होती है? जब तक उसके टंग का मूवमेंट्स नहीं आया है तो उस टंग के मूवमेंट्स के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा कि 20 हर्ट्ज से ले करके 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड हम लोग सुन पाते हैं। क्या ऐसा ही साइकिल कानों का भी होता है? मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी कारणवश अपनी पूरी आवाज खो चुका है, अब वो गले से एक शब्द की आवाज नहीं निकाल पा रहा, तो क्या आपके सेंटर में उनके लिए भी ट्रीटमेंट है? जब भी ऐसी गलों में समस्या है तो उनको डॉक्टर को तत्काल सलाह लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नए टॉपिक्स के साथ। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों को इस तरीके से पालते हैं कि जीवन में उनको वो तकलीफें तो खास तौर से ना आए जो उन्होंने कभी फेस करी है। और आज के टाइम में बच्चों के अंदर कई सारी समस्याएं कभी जन्मजात या फिर कुछ समय के बाद देखने को मिलती है। बहुत सी समस्याएं तो विश्लेषण के रूप में आंखों के सामने दिख जाती है, मगर आज का हमारा पॉडकास्ट उस समस्या पर है जिसको पहचानने में ही तकरीबन 1 से 2 साल लग जाते हैं, या कभी इससे जल्दी भी पता चल जाता है या फिर कभी काफी समय लग जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे इशू की जो कि सुनने या बोलने से रिलेटेड होता है। और इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं आज उमंग स्पीच थेरेपी सेंटर से मैं सुमन राज सर का स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, पहला मेरा प्रश्न ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो बच्चों को सुनने में या बोलने में होती है, ये कितने प्रकार की होती है और क्या ये संभव है कि जब बच्चा हुआ है, उसने जन्म लिया है, उस समय कुछ साइन या कुछ ऐसी चीजें पता चले जिससे कम से कम माँ बाप को ये पता चले कि हाँ ये चीज सामान्य नहीं है, इस पे ध्यान देना है? देखिए, इसमें जैसे कि हम लोग बच्चे को प्रेगनेंसी के दौरान से मॉनिटर करना शुरू हो जाता है, जिसको प्रीनेटल स्टेज बोला जाता है। तो उस स्टेज में अगर किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस आती हैं माँ को, जैसे कि एब्डोमिनल एरिया में चोट लगना या अनवांटेड पेन होना या फिर किसी तरह का ब्लीडिंग हो जाना, तो ऐसी पहली साइन होती है कि बच्चे पैदा होने वाले जो बच्चा है वो किसी न किसी तरह से किसी न किसी समस्या से ग्रसित होगा। दूसरा है कि ड्यूरिंग बर्थ अगर किसी भी तरह से बच्चे को सिर में चोट लग जाती है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या एक्सेसिव ऑक्सीजन हो जाता है, तो ऐसे बच्चे का भी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल नहीं के बराबर होता है। तो इस तरह की चीजें होती है। तो अब हम बात करते हैं कि अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते हैं। अगर हम स्पीच की बात करें, यानी कि बोलने की बात करें, वाक शैली की बात करें, तो बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका आप ट्रीटमेंट देते हैं? देखिए, बच्चे का सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर बच्चे का जो हमारा 5 सेंस है वो अगर बच्चे का नॉर्मल है, जैसे हियरिंग है, आई साइट्स है, थिंकिंग है, तो ये जो हमारे साइट्स है अगर ये चीजें नॉर्मल होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट नॉर्मल होगा। अगर बच्चे में कहीं भी इस 5 सब सेंस जो है हमारे ज्ञान इंद्रियां जो है इसमें अगर समस्या आएगी तो बच्चे कहीं ना कहीं सफर करेंगे। अगर मान लीजिए कि जब बच्चा पहले सुनता है फिर वो बोलता है, क्योंकि जो भाषा जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। तो अगर बच्चे की हियरिंग नॉर्मल नहीं होगी तो बच्चा नहीं बोल पाएगा, नहीं सीख पाएगा। दूसरी चीज है कि कुछ एनाटॉमिकल डेफिसिट्स हो सकते हैं बच्चों में, जैसे उसका टंग का टाई होना, जैसे आपने टंग जुड़ जाते हैं बच्चे का, या फिर गले में कुछ समस्या होना, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होना। इस तरह की समस्याओं से बच्चे अगर ग्रसित होंगे तो उसके स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले होती है। तो सर, ये अब जैसा आपने भी बताया कि टंग का जुड़ा होना या गले में, तो ये शारीरिक संरचना की जो डी होती है, अब इसको आप कैसे ठीक करते हैं? मतलब इसके लिए फिर क्या सर्जिकल प्रोसीजर पे जाते हैं या अब माँ बाप तो लेके आ गए कि साहब इसकी ये प्रॉब्लम है, आपने चेक करा, हाँ भाई जीवान जुड़ी हुई है, अब बात आती है ट्रीटमेंट की। तो अब सुनने पे तो यही लग रहा है कि इसमें सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट भी है। हाँ, सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट है। वो डिपेंड करता है कि जो टंग टाई है वो कितना है।
अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है तो बच्चे को तो सबसे पहले जो टंग रिलीजिंग होती है वो जो है सर्जन कर देते हैं, और वो बहुत छोटा सा प्रोसीजर है। उसके बाद बच्चे में जो जब तक उसके टंग का मूवमेंट नहीं आया है, तो उस टंग के मूवमेंट्स के लिए आपको हमारे पास आना पड़ेगा, और फिर उसकी थेरेपी होगी। फिर उसके जो जितने भी शब्दों का उच्चारण में दिक्कतें हो रही है वो करेक्शन हो जाता है। ओके। अब बात आती है कि बच्चे का तालू जो जुड़ा वाला केस था वो हट गया है, अब बोलने की बात करते हैं। तो फिर आपका ऐसा कोई प्रोग्राम मॉड्यूल होता है जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, या कितना टाइम लगता है उस बच्चे को वापस नॉर्मल बच्चों की तरह बोलना? देखिए, ये जो सवाल है ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि बच्चे की ग्रैस्पिंग कैपेसिटी क्या है, बच्चे कितने जल्दी उस चीज को लर्न कर पा रहे हैं। दूसरी चीज है कि जो उसका टंग स्टिफनेस है वो भी कितना था, और रिलीजिंग के बाद कितना है, और हम जो उसको एक्सरसाइज करवा रहे हैं उससे कितना नॉर्मल हो पा रहा है। तो इस पे भी डिपेंड करता है, और बच्चे की ग्रैस्पिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि बच्चे ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं, बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं श्रवण संबंधी या सुनने संबंधी। इनमें क्या क्या चीजें होती हैं जो एक बच्चे को सुनने से संबंधित जो समस्याओं की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? सुनने में तो देखिए क्या होता है कि बच्चे का किसी भी तरह से जो हमारा इनर हेयर सेल्स है वो डैमेज हो जाता है। वो ड्यूरिंग बर्थ हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में भी उसका डेवलपमेंट ठीक तरह से नहीं हुआ, तो बच्चे नहीं सुन पाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा अर्ली साइन वही है कि अगर ऐसे बच्चों को, जैसे घर में नानी दादी या मम्मा जब उसको उसके साथ खेल रही है, तो अगर वो बर्तन गिरे या किसी भी तरह की आवाज़ लगाने से अगर बच्चा टर्न नहीं करता है साउंड की तरफ, तो उसको समझना चाहिए कि बच्चे में कहीं ना कहीं सुनने की समस्या है, और उसे हमारे क्लिनिक में ला करके उसकी जांच करवानी चाहिए। अब सुनने की समस्या है, कम है, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब सुना ही नहीं दे रहा है किसी कान से, तो वो समझना, वो समझ में आ जाता है। हम चुटकी उटकी बजाय बच्चा इधर उधर पेश कर रहा है। बट अगर बच्चा ऊंचा सुनता है, मतलब उसको तेज आवाज ही आती है, तो इस तरीके को आप लोग कैसे चेक करते हैं? का सही सवाल है। हमारा जो ह्यूमन हियरिंग रेंज होता है, तो आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि 20 हर्ट्ज से ले करके 20 किलो हर्ट्ज तक की साउंड हम लोग सुन पाते हैं। अगर अपन डीबी में बोले तो डीबी में हम लोग जो है -10 डीबी से लेकर के 120 डीबी तक की साउंड को सुन पाते हैं। उसके बाद स्कल वाइब्रेट हो जाता है। तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, मोस्टली उसकी जो हियरिंग सेंसिटिविटी होती है ना, वो माइनस में होती है। इसलिए आपको याद हो तो हमारी नाना दादी बोलते थे, घर में कोई बच्चा पैदा होता था कि धीरे बात करो, बच्चा जग जाएगा, बच्चा उठ जाएगा, धीरे बात करो। तो इसीलिए बोलते थे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाती है, हमारी हियरिंग सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती जाती है। तो उसमें हम लोग उसको डीबी में मापते हैं कि बच्चा का जो लॉस है वो किस कैटेगरी में है, कंडक्टिव है, या फिर सीवियर है, या फिर आपको मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, या एसएन हियरिंग लॉस है, या अगर डिग्री में देखें तो अपन उसको बोलते हैं कि जैसे कि मॉडरेट लेवल में है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम 0 से 25 डिग्री तक नॉर्मल को मानते हैं, 25 से लेकर के जो है 41 तक माइल्ड, इस तरह से हमारी एक डिग्री होती है जो कि एक स्टैंडर्ड है, और उससे उसको मापते हैं कि सुनने की समस्याएं कितनी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसका रिहेबिलिटेशन किया जाता है। ओके। अभी तक सर कोई ऐसा केस जो मतलब काफी क्रिटिकल रहा हो, जो हम बोलते हैं ना कि हजारों में एक केस ऐसा होता है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। वो अब समस्या आप मतलब समस्याओं पर डिपेंड करता है कि आप किस समस्या के संदर्भ में पूछना चाह रहे हैं। अगर हियरिंग रिलेटेड ही पूछेंगे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसके मतलब जो है हियरिंग लॉस डिटेक्ट तो हो जाता है, लेकिन उसके माँ बाप उसको हियरिंग एड के लिए प्रोत्साहित नहीं करते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जीवन भर पहनना पड़ेगा इसको। अब जीवन भर पहनना है तो फिर वो तो कैसे हम उसको अलाउ कर दें। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस को लाना पड़ता है कि अगर इस तरह की समस्या है तो सबसे पहले फादर्स को या मदर्स को या फैमिली मेंबर्स को एक्सेप्ट करना होगा कि एक बार अगर समस्याएं हो गई है तो उसका एक ही इलाज है कि आपको कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन में या तो आप हियरिंग एड पहनिए, या फिर आप कॉकलियर इम्प्लांट करा सकते हैं। सर्जरी भी एक प्रोसीजर है, आप वो भी करा सकते हैं। कान में भी इम्प्लांट लगता है सर? हाँ, कान में भी इम्प्लांट होता है ना, क्योंकि हमने जनरली जॉइंट रिप्लेसमेंट में सुना है और बाकी शरीर के अंगों में सुना है, लेकिन कान का इम्प्लांट ये थोड़ा सा
मतलब पानी वानी जाए फिर वो खराब नहीं होता होगा? नहीं 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 आई नहीं नो दिस इज वेरी किडिश क्वेश्चन। नहीं नहीं, सही है सर, कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी देखिए ये इंडिया में कुछ सालों से चलती आ रही है, अब तो गवर्नमेंट में भी कहीं कई कई जगह हो रही है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो कॉकलिया होती है ना हमारी, उसको रिप्लेस करते हैं आर्टिफिशियल कॉकलिया से। और ये मोस्टली जो होती है मशीनरी चीज है, जो कि कान के अंदर ही लग जाती है, और एक ऊपर की एक डिवाइस होती है जिसको माइक्रोफोन बोलते हैं, वो बाहर की तरफ रहती है। तो पानी जाने की कोई समस्या ही नहीं है, और वो एक मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करती है। जो हमारा साउंड एनर्जी है जो अंदर की तरफ जाएगा, वो मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। मतलब ये जो इम्प्लांट है ये कान के अंदर नहीं लगता नहीं, है? कान ये मैस्टोइड में लगेगा, कान के पीछे सर्जरी होके लगती है, ओके जहां हमारा कोक्लिया कोक्लिया है ना, वहां पे लगती है ओके। जी। थोड़ी एक्सपेंसिव है, और प्रोसीजर भी थोड़ी सी अ, लंबी होती है, तो बट जो बहुत अच्छी है, कारगर है। जो बच्चे डेफ, पूरे 100% डेफ है, या सीवियर टू प्रोफाउंड डेफ हियरिंग है जिसको, वो आराम से सुन पाते हैं और बोल पाते हैं अगर मतलब कॉकलियर। सर जो बिल्कुल नहीं सुन पा रहे हैं जी अगर वो ये इम्प्लांट लगाएं तो वो सुन पाएंगे? जी जी एकदम, और उसकी नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट भी होगा अगर वो सही वक्त पे हो जाए। मतलब कि अगर हम 1 साल से पहले बच्चे का सर्जरी कर दें और उसको इम्प्लांट किया कर दिया जाए, तो बच्चे आराम से नॉर्मल कम्युनिकेशंस में आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, आपको कभी आए हमारे यहाँ तो मिलवाता हूँ, तो आपको लगेगा, आप देख के बोल ही नहीं सकते हैं कि बच्चे कहीं से डेफ पैदा हुए थे। अगला प्रश्न सर मेरा ये है कि ये तो आपने बच्चों के बारे में बताया जिनको जन्मजात कोई प्रॉब्लम होती है या बचपन से कोई डी इन्फॉर्मिटी हुई है। अब हम थोड़े अडल्ट एज ग्रुप के से बात करते हैं। जी सर एक प्रश्न जनरली मेरा ये था, मेरी खुद की भी जिज्ञासा है कि जैसे हम छोटे रहते धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर एक उम्र के बाद कंटिन्यू चीजों का इस्तेमाल करते करते आंखों पे चश्मा लग जाता है, फिर धीरे धीरे चश्मे का साइज जो है मोटा होने लगता है, हाँ, पावर बढ़ने लगती है। पावर बढ़ने लगता है, फिर कैटरेट की सर्जरी होती है एक एज के बाद, और ये एक आंखों का एक साइकिल है जी। क्या ऐसा ही साइकिल कानों का भी होता है? देखिए रंजन सर, मैं आपको बता दूं कि हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे शरीर की नसें जो है ना, कमजोर होने लगती है। तो सिर्फ आंखों से ही नहीं है, वो हमारे कानों से भी संबंधित है, हमारी कान की नसें भी कमजोर होने लगती है। तो इसीलिए आफ्टर 50 ईयर्स के बाद हर व्यक्ति को अपनी कान की जांच भी रेगुलर इंटरवल पे करानी चाहिए। रेगुलर इंटरवल मीन्स कि आपको हर 3 महीने पे अपनी कान की जांच अवश्य करवानी चाहिए। तो 3 महीने में सर्विसिंग कराना जरूरी है। ये आप सभी दर्शकों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से ध्यान रखना चाहिए कि कान जो हमारे शरीर का एक बहुत सेंसिटिव और अभिन्न अंग है, इसकी हर 3 महीने में जांच कराना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सर हमने सुना है कि कुछ बीमारियां भी होती है जिनके कारण कई बार कानों की श्रवण क्षमता कम हो जाती है, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। तो उस कंडीशन में भी आप ट्रीटमेंट करते हैं? हाँ, देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि आपने बताया, सही क्वेश्चन है आपके, खास करके ये जो पॉपुलेशन है जो डायबिटिक है या जो जो हाइपरटेंशन से गुजर रहे हैं, वो जो होते हैं, जो केस है, उनको तो रेगुलर इंटरवल पे कराना ही चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी बीमारियां हैं, ये 2 बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं नस को ही कमजोर करती है। और इसमें होता क्या है कि अगर आप सही समय पे आपकी इलाज हो जाए, और अगर हो जाती है, तो आपकी जो सामाजिक जीवन है वो बेहतर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि किसी के घर में कोई बुजुर्ग है, और अगर वो कान से नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो सबसे पहले परिवार से कटना शुरू हो जाते हैं। बच्चे भी इवन उसको इग्नोर करना शुरू करते हैं कि अरे इनसे कौन बात करे, एक चीज को बोलने के लिए 5 बार बोलना पड़ता है, उसमें भी आ करते रहते हैं। तो ऐसे में वो सबसे पहले परिवार से कटते हैं, फिर ऐसे ही धीरे धीरे दोस्तों से, समाज से कट जाते हैं। अगर सही वक्त पे उनकी जो है कान की जांच होकर के उनकी श्रवण शक्ति का जांच करने के बाद मशीन उनको लगा दी जाए, तो वो आराम से अपनी जीवन जी सकते हैं। ओके। अब सर एक क्वेश्चन और कि ब्रेन स्ट्रोक में आप लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है, वो जब ब्रेन स्ट्रोक किसी भी पेशेंट को होता है, तो उसको सिर्फ बॉडी पैरालाइज नहीं होती है, बॉडी के साथ साथ उनकी स्पीच प्रॉब्लम भी होती है, उसकी लैंग्वेज, वो बोलने की जो उनकी क्षमता है वो कमजोर हो जाती है और भाषा भूल जाते हैं।
तो ऐसे में उनकी जो जितनी जल्दी हो सके स्पीच थेरेपी भी साथ में शुरू करनी चाहिए, ताकि जो भूला हुआ भाषा है वो उनको वापस आ सके। तो उसमें हमारी यही रोल होती है कि उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है, उसको लैंग्वेज थेरेपी दी जाती है। सबसे क्रिटिकल केस आपका इतने साल के एक्सपीरियंस में जो आपको हमेशा याद रहता है? सबसे एक क्रिटिकल केस था, एक नाम नहीं लूंगा मैं, एक बहुत छोटी सी बच्ची थी। जब मैं शुरू किया था अपना प्रैक्टिस, तो वो सेरेब्रल पैल्सी थी। सेरेब्रल पैल्सी होता है कि बच्चे को जो सेरिब्रल है, अपना ब्रेन है, उसमें कहीं ना कहीं आघात लगती है ड्यूरिंग बर्थ, या और एक थोड़ा सा उसका एक पैर का लिम्ब भी उसका कमजोर था। तो ये बच्ची बहुत जगह से भटकी हुई थी। सी बिलोंग्स टू जयपुर। जयपुर में दिखाया बहुत जगह, सब जगह गया, कहीं ठीक नहीं हुई। और सब जो है उनको दवाइयाँ चल रही थी और स्पीच थेरेपी के बारे में कोई बता नहीं रहा था। किसी ने संजोग से उनको स्पीच थेरेपी के बारे में बताया तो हमारे पास आई। उन्होंने हमारे यहाँ कंटिन्यू 2 साल थेरेपी करी, और जब 2 साल उनकी थेरेपी हुई तो आज वो बच्ची जो है 16 टू 17 ईयर्स ओल्ड है, और बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर रही है, और वो पास कर चुकी है 10+2। एक घटना मैं और आपको बताना चाहूंगा। ऐसी एक घटना थी कि किसी के यहाँ एक घर में जो है डकैती होती है। खास करके जो गांव साइड होता है ना, तो वहां पे डकैती बहुत होती है गांव में, चोरी जो होती है घरों में। तो एक बच्ची थी, सी इज 9 टू 10 ईयर्स ओल्ड, और उस बच्ची को जैसे ही चोर उसके घर में घुसा था तो वो बच्ची जाग गई थी। तो जो चोर है उसने उसको सामने एक फावड़ा दिख गया, और उसने फावड़ा से उसके बैक पे हिट किया था, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन डैमेज हो गई थी। और हर किसी को क्रिटिकल लग रहा था कि वो शायद ना बच पाए, बट थैंक्स टू न्यूरो सर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट जिन्होंने उनको स्टेब्लिश किया, और स्टेब्लिश करने के बाद सी कम्स टू मी फॉर द स्पीच थेरेपी, और वो बहुत अच्छा स्पीच थेरेपी में की। विद इन 6 मंथ सी रिकवर हरसेल्फ, और आज के डेट में वो भी अपनी ग्रेजुएशन कर चुकी है। सी इज अ टीचर इन रेपुटेड स्कूल। ओके, तो अब हम चलते हैं सर इसमें थोड़ा सा आगे। आज की तारीख में कहीं जो भी माँ बाप रहते हैं वो बच्चों की इस कंडीशन को देख के बहुत घबरा जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इन पेरेंट्स को यही संदेश दूंगा कि आप किसी भी तरह से पैनिक ना हो। अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या अपने बच्चों में लगती है, तो आप जो है नियर किसी भी क्लिनिक में, स्पीच थेरेपी क्लिनिक में, ऑडियोलॉजी क्लिनिक में जा करके जो है सही सलाह लें, और सही जगह जाए, सही ट्रीटमेंट शुरू करें। आपको पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है, सारी टेक्नोलॉजी में सारे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, आपको कहीं भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपकी कैटेगरी ऐसी कि इसमें कई बार पता भी नहीं चलता कि पेशेंट आपकी कैटेगरी का है। अब ऐसी कंडीशन में कैसे पता चला जाए? हालांकि सुनने और श्रवण करने वाली बात तो ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ खासकर ऐसे लोगों की जो बोलने में हकलाते हैं जी, वो प्रॉपर बोल नहीं पाते हैं जी, तो ऐसे लोगों का भी ट्रीटमेंट आप करते हैं? हाँ, स्पीच और लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी दिक्कतें हैं वो अपने यहाँ ट्रीटमेंट होती है। स्टेमरिंग आपने बहुत अच्छी चीज की। स्टेमरिंग एक ऐसी जो है डिसऑर्डर्स है जिसमें लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं। उनको यही दिखता है कि मेरा कैरियर अब कुछ भी नहीं रहा, मेरा कैरियर खत्म है, ना तो मैं कोई इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, ना कि मैं किसी को समझा सकता हूँ। उसकी फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते ही जाते हैं, सुसाइडल थॉट्स तक आते हैं इन लोगों को। तो इनका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट वही है कि आप सही टाइम पे आप जो है स्पीच थेरेपी को कंटिन्यू कीजिए, आप क्योर हो जाएंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो हकला है जी, वो पिछले 10 साल से हकला रहा है जी, और वो जी रहा है, सरवाइव कर रहा है। हालांकि समाज से तो कितने थपाड़े पड़ते हैं जी, उसकी तो कोई गिनती नहीं, लेकिन वो सरवाइव कर रहा है जी। अब मान लीजिए कि उसको कोई सेंटर मिला जी, आपके ऐसा कोई सेंटर मिला, तो कितना % चांसेस है कि वो पूरा ठीक हो सकता है, वो नॉर्मल हो सकता है? ये रंजन सर तो कभी कभी डिपेंड करती है कि आपकी एज क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अर्ली साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बच्चा है, अगर शुरू में ही 4 साल 5 साल में उसको स्टैमरिंग की इश्यूज हो रही है और उस टाइम में आते हैं, तो बच्चा 100% क्योर हो जाता है। देखिए, आप खुद ही सोच सकते हैं कि 32 ईयर्स के इंसान को मोल्ड करना कितना
टफ काम होगा। मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि 100% ठीक हो सकता है, बट कहीं ना कहीं वो अपनी अगर चाहे तो स्पीच मॉडल को जो है मॉड्यूल कर सकता है, मोल्ड कर सकता है, चेंज कर सकता है। ये हकलाने वाली जो प्रॉब्लम होती है, ये एक्चुअली इसके कारण क्या है, बेसिक कारण क्या होते हैं? क्या ये कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या हम बोलते हैं कि फैमिली में किसी को रही होगी इसलिए आती है जी, या पर्टिकुलर कोई गलत एक्टिविटी एक्ट के कारण हो जाता है? तो इसके मेन कारण क्या है? देखिए, इसके जो स्टैमरिंग जो होते हैं या स्टैटरिंग जो होते हैं, इसके तीन ही कारण है जो आपने सोचा है। तीन तीन कारण ही है। एक तो है न्यूरोजेनिक कारण। न्यूरोजेनिक में क्या होता है कि आपके ब्रेन में किसी प्रकार का कभी बचपन में चोट लगा हो, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू टिल नाउ। उसके बाद या आपको कभी ना साइकोलॉजिकल, आप किसी ना किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, फियर्स होते हैं, उसमें स्ट्रेस होता है, उस वजह से है। डेवलपमेंटल भी होता है, जैसे आपने बोला ना किसी को कॉपी कर लिया, तो हो सकता है कि उसका कोई फ्रेंड रहा हो या कोई घर में ऐसे फैमिली मेंबर्स है जिसको वो कॉपी कर रहा हो और वो स्टैमरर है, तो वो भी स्टैमरिंग करेगा। तीसरा, जेनेटिक्स भी होते हैं। अगर फादर फोर फादर्स को अगर ऐसी समस्या रही है तो वो उसको भी होने का चांसेस रहता है। तो हियर एंड स्पीच की जो आप थेरेपीज देते हैं जी, और आज की तारीख में मॉडल साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा ग्रोथ ले लिया है कि हर चीज के वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ला रहा है। आपकी इंडस्ट्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं, और उसके बाद आप बताइएगा कि एआई आपकी इंडस्ट्री में किस तरीके से बेहतर रोल कर सकती है? एआई हमारे इंडस्ट्रीज में बहुत बेहतर रोल कर रहा है। जैसे कि हियरिंग एड्स में अभी एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, कॉकलियर इम्प्लांट में एआई टेक्नोलॉजी आ गई है। हियरिंग एड्स में कॉकलियर इम्प्लांट जो है, इम्प्लांट में आपको एआई इस तरह से हेल्प करेगी कि आपकी जो इन्वायरमेंट है उसके अनुसार वो खुद एडजस्ट हो जाती है। मान लीजिए कि आप हियरिंग एड पहन रहे हैं और अभी आपने एक जो है शांत वातावरण के लिए उसको सेट करके रखा है, और कहीं आप बाहर निकले और बहुत नॉइजी है, बस स्टॉप चले गए, रेलवे स्टेशन चले गए, किसी रेस्टोरेंट में, पब में चले गए, तो वहाँ बहुत आवाज़ें होती। तो एआई का जो वर्क है कि वो उस इन्वायरमेंट को देख के अपने आप को जो है हियरिंग एड को सेट कर देती है। तो बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है एआई का हमारे फील्ड में भी। स्पीच रिलेटेड में भी जो है, जो आपको टेली थेरेपी हो रही है, ऑनलाइन थेरेपियाँ हो रही है, जिसपे हम पिक्चर्स रीडिंग, पिक्चर कार्ड्स वगैरह जो है बच्चों को जो स्क्रीन पे दिखा करके उनको तैयार कर पा रहे हैं। ओके, क्या ऐसा भी होता है कि अब पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, बच्चों में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स देख के आप अक्सर आपके आते होंगे, क्या कभी ऐसे भी बच्चे आते हैं कि बच्चों की गले की आवाज बहुत अलग है और वो बोलते हैं कि सर आप इसको कुछ ट्रीट करें कि आवाज सामान्य हो जाए, जैसे बहुत ज्यादा खराश वाली आवाज हो गई या बहुत ज्यादा मोटी आवाज हो गई, जैसे बुजुर्ग लोग साउंड करते हैं, तो क्या इस तरीके के पेशेंट भी आपके पास आते हैं? हाँ, वॉइस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती है, खास करके जो प्रोफेशनल्स होते हैं, आप जैसे प्रोफेशनल्स है जिनको ज्यादा बोलना पड़ता है, जैसे लॉयर है, टीचर है, इन लोग की जो प्रोफेशंस है उनको ज्यादा बोलना पड़ता है। इवन स्पीच थेरेपिस्ट को भी बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, उनकी गला भी खराब होती है। तो ये ओवर यूज बोलते हैं, ओवर यूज ऑफ वॉइस कभी भी होगा तो आपका वोकल कॉर्ड में कहीं ना कहीं इश्यूज आएगी, जो कि आपके भाषा को या बोलने की क्षमता को अफेक्ट करती है। तो उसके लिए भी वॉइस थेरेपी होती है अपने यहाँ। ओके, तो हर डॉक्टर ये बोलता है कि स्मोकिंग और अल्कोहल जो है वो शरीर के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। आपके सेगमेंट में गले में तो समझ में आता है कि गले के लिए तो स्मोकिंग और ड्रिंक्स वाकई में खराब होता है। जी जी, कानों का भी इम्पेक्ट आता है कभी? एकदम एकदम बराबर है। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत या प्रेग्नेंट महिलाएं अगर वो अल्कोहल का कंजप्शन करती है या स्मोक करती है, तो उसका जो बच्चा है कहीं ना कहीं 100% इफेक्ट होगा। कान पे हो सकता है, उसके ब्रेन पे हो सकता है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में इश्यूज आएगी। और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो हमने, जैसे डायबिटीज की बात करी और उसके बाद से बात करी हमने हाइपरटेंशन की, और कौन कौन सी बीमारियां हैं सर जिनके कारण अक्सर कान में सुनने की क्षमता कम हो जाती है? या आप एक्सीडेंटल केसेस बोल सकते हैं, सिर में चोट वगैरह लगने से हो जाती है। कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, तो ऐसे बच्चे जो सिंड्रोमिक पैदा होते हैं
क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स की वजह से, तो उन बच्चों को बीच में एक पा करके मूवी आई थी, इसमें अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया, तो उस तरीके के बच्चों को भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती है। हाँ, वो तो उसमें तो दिखाया ही है ना कि आप जितनी जल्दी मतलब जो है बहुत जल्द आप बूढ़े की तरफ होने शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली है कि उसकी नसें कमजोर हो रही है, तो हियरिंग लॉस भी होगा कहीं ना कहीं। ओके सर, जैसे कई सारी बीमारियों के लिए और कई सारी चीजों को फिट रखने के लिए, ठीक रखने के लिए जनरली लोग योगा करते हैं जी। तो बी अ स्पीच एक्सपर्ट, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कानों के लिए और गले के लिए भी ऐसा कुछ है, कोई योग, कोई योगासन या कोई प्रैक्टिस जिससे, जैसे हम कई बार मेडिटेशन करते हैं अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए, तो हम अपने कान और गले के सुरक्षा के लिए क्या कोई ऐसी चीज आप सजेशन देंगे हमारे दर्शकों को जो कि वो 5 या 10 मिनट करें डेली लाइफ में? कान के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, बट गले के लिए रेमेडीज है कि आप जो है अपने पान सुपारी गुटखा स्मोक ना करें, रात को एक बार ब्रश करने के बाद आप दोबारा कुछ ना खाएं, और अपने गले को बात करने के बाद जो है रेस्ट दें, और हमेशा गले को हाइड्रेट रखें, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। ये सबसे बेस्ट रेमेडीज है। हमने बाकी बीमारियों में तो सुना ही था कि पानी की जरूरत शरीर में बहुत होती है, पेट की समस्याओं में तो पानी की जरूरत, आज हमने कान की समस्याओं के लिए भी समझ लिया, कान नहीं सर, गले की गले की समस्याओं के लिए भी हमने समझ लिया कि उसके लिए भी जल की आवश्यकता। आपको हाइड्रेट रखना है, आप जितने हाइड्रेट रखेंगे गले को उतनी आप अच्छा बोल पाएंगे, और उतना आपका वॉइस जो है प्रिजर्व रहेगा, आवाज आपकी उतनी सुरक्षित रहेगी। सर कई लोगों की आवाज चली जाती है, बोल नहीं पाते, गले से आवाज नहीं निकल पाती, सब कुछ सही है, तो ऐसे लोगों की आवाज जाने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, और क्या भविष्य में इनकी आवाज वापस लौट के आने के चांसेस कितने रहते हैं? देखिए, अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले उसी मैटर पे बात हो रही थी ना कि आवाज जाने के कारण क्या है, साइकोलॉजिकल है, ब्रेन स्ट्रोक है, कि कहीं ना कहीं उसको अगर ब्रेन आघात लगी है उस वजह से हो रही है, या कहीं ना कहीं उसको साइकोलॉजिकल हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कभी कभी हम लोग के साथ भी होती है कि मान लीजिए अंधेरे में थे और अचानक किसी ने डरा दिया, तो अचानक गले से आवाज हो जाती है, नहीं निकलती है जी। तो वो एक टेम्परेरी लॉस होता है, बट धीरे धीरे वो रिकवर हो जाती है, आवाज आ जाती है। बट ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में कभी कभी देखा गया है कि जो कोऑर्डिनेशन होता है बोलने के लिए वो लॉस हो जाता है, जिस वजह से आवाज नहीं आ पाती है बाहर की तरफ। अब जो पूरा जिसकी बोलने की क्षमता खत्म हो गई, बोल नहीं पा रहा है, कोई शब्द बोल नहीं पा रहा है जी, उनकी आवाज लाने के लिए आपका सेंटर क्या 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 यहाँ पे आपके यहाँ ऐसे भी पेशेंट ठीक होते हैं? मैं समझ नहीं पाया सर। मेरा प्रश्न ये है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी कारणवश अपनी पूरी आवाज खो चुका है, अब वो गले से एक शब्द की आवाज नहीं निकाल पा रहा है, तो क्या आपके सेंटर में उनके लिए भी ट्रीटमेंट है? हाँ, लाई जा सकती है, उसको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, उसको काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है, इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। इस सपोर्ट से जो है वो कहीं ना कहीं उसकी आवाजें वापस आ सकती है। और क्या ऐसी कोई बीमारी भी होती है जिसके कारण व्यक्ति की आवाज जा सकती है? वही मैं सिंगर्स के लिए, खासकर जो सिंगर होते हैं, प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं, उनके लिए गला बहुत कीमती होता है। देखिए, आवाज सिंगर्स की जाती नहीं है, मतलब अगर आज तक तो मैंने देखा नहीं कि सिंगर आवाज उसके खराब हो जाते हैं। जैसे कि उसका मैं बताया था कि ओवर यूज या मिस यूज, जो स्टेज पे बहुत ज्यादा येल करते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनकी आवाज खराब हो जाती है, वोकल न्यूड्यूल हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, तो वो जो है स्पीच थेरेपी से ठीक हो जाती है। चलिए हम आगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं जी। कुछ लोगों के गले बहुत सेंसिटिव होते हैं, चाहे वो स्मोक करने के कारण हो या फिर सिंगर्स के लिए, तो उनको अगर वोकल कॉर्ड में कोई इश्यू आता है तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि वोकल कॉर्ड में वो प्रॉब्लम ना आए? कुछ ऐसे सजेशन आप देना चाहें? देखिए, जैसे कि हाँ, मैंने जैसे कि उनको हमेशा जो है ठंडा जो है गर्म ठंडा से बचना चाहिए, ना तो एक्सट्रीम ठंडा पानी पीना चाहिए, ना एक्सट्रीम उसको गर्म पानी हमेशा लेना चाहिए। और उनको जो है जब भी ऐसे गलों में समस्या है तो उनको डॉक्टर को तत्काल सलाह लेनी चाहिए। कोई सिम्टम्स उनको ऐसे दिखते हैं? सबसे पहले वही गले में खराश आएगी, और जब भी वो बात करेंगे तो ब्रीदीनेस आती है,
एक सांस लेने जैसी आवाज आएगी, खड़खड़ की आवाज आएगी, इस तरह की आवाजें हो जाती है। पिच नॉर्मली पिच चेंज हो जाती है। ओके, जी। तो उनको लगता है कि मेरी सामान्य आवाज जो है हाँ, वो असामान्य हो गई है। असामान्य हो गई है, जी। इनकम्फर्टेबल हो गई। जी। बट कई बार ऐसा कफ एंड कोल्ड के कारण भी होता है, तो उस कंडीशन में फिर देखिए, कफ एंड कोल्ड के कारण अगर होती है तो वो एक टेम्परेरी चीज है। वो कहीं ना कहीं जो है कुछ गले में जो है थोड़ी देर के लिए जो भी कोल्ड एंड कफ आप हुआ है तो वो एक थोड़े से इन्फेक्शन हुआ है, वो मोस्टली 5 to 6 डेज में चले जाता है। अगर ये परसिस्ट कर जाती है तब आपको नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट करनी चाहिए। तो ये था आज का पॉडकास्ट, जहां पे आपने ये जाना कि कान और गले से संबंधित अगर कुछ भी अगर आपको समस्या है तो उसका समाधान संभव है। और हमने एक और अच्छी चीज जानी कि यदि बच्चा या वयस्क व्यक्ति अगर सुनने की क्षमता खो चुका है तो इम्प्लांट के थ्रू उसकी वो क्षमता वापस से आ सकती है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स सदैव ओपन है उन प्रश्नों के लिए, और हम यहाँ से उनके जवाब देते रहेंगे। अगले पॉडकास्ट में फिर आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए मुद्दे को लेकर। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।